किसी भी फॉरेन डीएनए को होस्ट की सेल में कैसे भेजते हैं, इसके 7 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा तरीका है ट्रांसडक्शन, तीसरा तरीका है इन्फेक्शन, अगर प्लांट में करा दे, इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अगला तरीका है डाईवैलेंट कैटायन हीट स्ट्रोक मेथड। ये मेथड जो है बैक्टीरियाज के लिए यूज होता है, फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद अगला मेथड है दैट इज जीन गन या बायोलिस्टिक, ये प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद एक और है तरीका जिसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए। नोट करिए। सो मेथड क्या है, डाईवैलेंट कैटायन, यहाँ पर हम क्या कौन सा कैटायन लेते हैं, कैल्शियम आयन लेते हैं, और हीट स्ट्रोक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेथड सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, बैक्टीरिया के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डाईवैलेंट कैटायन के सोल्यूशन में हम इसको डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जो सेल वॉल है इसको लूज करने के लिए सबसे पहले इसको हम आइस में डालते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा। फिर हम इसको हीटेड सोल्यूशन में डालते हैं, इसमें जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें डालते हैं। ये क्या बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा, राइट। और फिर हम थोड़ी देर बाद उठा करके इसको वापस से आइस में डाल देते हैं, ताकि जो है जो पहले पोर का साइज ये था वो कुछ देर बाद बढ़ा होगा, और जैसे फिर से आइस में डाला वैसे छोटा हुआ होगा, लेकिन अब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन को ले नहीं पाया, तो कुछ पोर डेवलप हो गए। इसी को कह रहे हैं, इसी तरीके से क्या हो गया कि सेल फ्लूइडिटी हमने डिस्टर्ब कर दी सेल वॉल की, जिसकी वजह से हमने क्या क्रिएट कर लिए, तो कहेंगे सर पोर क्रिएट कर लिए बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी मदद से इन पोर का साइज इतना बड़ा है कि ये हमारा डिजायर्ड जीन अंदर चला गया। ठीक है, अगला तरीका है प्लांट सेल के लिए, दैट इज बायोलिस्टिक या जीन गन। इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन या गोल्ड में की फ्लॉइल्स में हम क्या लोड करते हैं, अपना डीएनए, और फिर वो किससे बम्बार्ड कराते हैं, प्लांट सेल से। तो वो अपना जब जाती है अंदर, यहाँ पर वो अपना डीएनए तुम्हारा चला गया। अगला तरीका है एनिमल सेल में। एनिमल सेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्यों एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पियर्स करके हम सीधे न्यूक्लियर लेवल पर, न्यूक्लियस के पास में जाकर के अपना जीन या डीएनए लोड कर देते हैं, डिजायर्ड डीएनए। बात समझ में आ गई। ये भी एक और मेथड है, नोट करिए। अब हम लोग जो है आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेसेस के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 5 प्रोसेसेस से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला काम होता है कि अपने डिजायर्ड डीएनए को या डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना। पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना। इस आइसोलेशन में, जैसे एक बात बताओ कि तुमको मेरे शरीर से मेरा, मान लो कि तुमको हार्ट चाहिए, क्या क्या करना होगा, हार्ट के आसपास की ना काम वाली चीज को हटाना पड़ेगा, स्किन निकाल के फेंक दोगे, मांस निकाल के फेंक दोगे, हड्डियां निकाल करके फेंक दोगे, और अपना दिल भी निकाल फेंक दोगे। क्या छोड़ दोगे, दिल ही तो है, वही चाहिए। यही सेम खेल होता है किसी बैक्टीरिया, कोई एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की जो सेल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो कहेंगे सर सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। उसके बाद उसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, कोई भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। उसके बाद उस सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे या तो कोई प्रोटीन से बना होगा या कोई लिपिड से बना होगा, ठीक है। और उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होगा, और डीएनए के साथ साथ आरएनए भी प्रेजेंट होगा ना, इतना चीज़ तो होगा कि नहीं। आपको क्या चाहिए, तो कह रहे सर हमको सिर्फ डीएनए चाहिए। तो डीएनए को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो डीएनए निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल को खाने वाला एंजाइम ले आते हैं, जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, तो कहेंगे सर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर जाता है। ये इसकी कहानी हो गई। अब बची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, तो फॉस्फोलिपिड को खाने वाला एंजाइम
और प्रोटीन को खाने वाला नहीं प्रोटीएज, लाइसोजाइम को खाने वाला इज लाइसोजाइम किसको खाएगा? सेल वॉल को। अब बचा क्या? तो कहेंगे सर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म वगैरह होगा और इसके अलावा यहाँ पर जो आरएनए होगा उस आरएनए को खाने वाला एंजाइम आरएनएज। क्या यहाँ पर हम डीएनए का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? डीएनए को भी खा जाएगा, तो डीएनए एंजाइम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना डीएनए ही खत्म हो जाएगा तो निकालोगे किसको? अगला है, मान लीजिए ये फंगस है। कौन सा है ऑर्गेनिज्म है? फंगस है। और फंगस से आपको आपके काम का डीएनए चाहिए, तो आप फंगस की सेल वॉल को टारगेट करेंगे। ये किसकी बनी है? काइटिन। तो काइटिन को खाने वाला काइटिनेज। उसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट करेंगे और वो किस किस से मेम्ब्रेन के बनी है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो क्या हो गया? प्रोटीएज और फॉस्फोलाइपेज। उसके बाद अंदर के साइटोप्लाज्म वगैरह तो है ही है, उसके साथ साथ आरएनए को टारगेट करेंगे और आरएनए एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कराएंगे, डीएनए को फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद आपका अगला टारगेट है प्लांट की सेल। इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज, पेक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेज। इसके बाद इनकी सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स और फॉस्फोलाइपेज से, और इसके आरएनए को आरएनए एंजाइम की मदद से टारगेट करेंगे, कट करेंगे। एनिमल सेल में हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो कहाँ से शुरू करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी बनी होगी प्रोटीन और लिपिड की, वही प्रोटीन वही फॉस्फोलाइपेज, और उसके बाद इसका आरएनए टारगेट करेंगे। और आरएनए किससे बना होगा? तो मैंने सर आरएनए, और इसके बाद जो है बाकी की चीजें में डीएनए आप अपना आइसोलेट कर लेंगे। तरीका समझ में आ गया? अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो पीछे हमने सब कुछ किया, जितने भी मेथड हमने इस्तेमाल किए डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, उसमें बाकी की चीज़ें तो खत्म हो गई और सिर्फ क्या बच गया? तो कहते सर सिर्फ डीएनए बच गया। अब डीएनए को हमने किस में डाल दिया? चिल्ड इथेनॉल, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग, और हमको जो है अब फाइब्रस डीएनए देखने को मिला। तो पीछे वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो हम कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए? तो लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेलुलेज, पेक्टिनेज, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज और प्रोटीन या फिर आरएनएज, इन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। आप सब कुछ उठा के डाल दोगे तो भी आपका डीएनए बच जाएगा। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अब बात आती है कि जो डीएनए आपको मिला उस डीएनए से बहुत सारे डीएनए कैसे बनाए जाएं या उनके नंबर को एम्पलीफाई कैसे किया जाए। तो इसमें वो जो डीएनए है उसको डीएनए आप लेंगे और इसको किस में डालेंगे? इसको एम्पलीफाई करेंगे, इसके नंबर बढ़ाएंगे, और इस टेक्निक को कहते हैं पीसीआर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? पीसीआर टेक्निक। तो हम लोग पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, ये जो टेक्निक है इसमें हम क्या बढ़ाते हैं? कॉपी नंबर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्निक के लिए देखो, रेप्लिकेशन होने के लिए जो भी तुम्हारा डीएनए है उसमें क्या होना जरूरी है? ओआरआई साइट होना जरूरी है। कितना क्या होना जरूरी है? ओआरआई साइट होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से सीखो, ये कोई डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मान लो G A A T T, और यहाँ लिखा होगा तो कह रहे हैं सर यहाँ लिखा होगा C, यहाँ लिखा होगा T, और यहाँ T लिखा होगा, यहाँ A लिखा होगा, यहाँ A लिखा होगा। यही सीक्वेंस है। मतलब ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा। अब इसी को डबल करना है। क्या करना है? कुछ मत करिए, कोई इंसान, जैसे मान लो ये जो स्ट्रैंड है ये है 3' to 5', और ये स्ट्रैंड है 5' to 3', मतलब 5th कार्बन से 3rd कार्बन की तरफ, और वो 3rd कार्बन से 5th कार्बन की तरफ सीक्वेंस है। कुछ मत करिए, इसको खोलिए। क्या करिए? और 2.1 मीटर लंबे डीएनए को एक साथ खोलना में थोड़ी एनर्जी लगेगी, बहुत लगेगी। कोई रस्सी है वहां तक खोलने को है और कोई कहे कि थोड़ा थोड़ा खोलते जाओ, कब ज़्यादा एनर्जी लगने पड़ेगी और कब कम होगी? अगर कोई कभी कोई चीज़ उलझ जाए उसको एक साथ पूरा खोलते हो या थोड़ा थोड़ा करके खोलते हो? पूरा खोलने में बहुत मेहनत लगती है और वापस से उलझने भी लगता है, देखा है? और तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा खोलोगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन का तरीका क्या है? डीएनए की जो हेलिक्स है
इसको थोड़ा थोड़ा करके खोला जाता है। जैसे ये है, ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे। अब ऐसे खोलेंगे तो एक स्ट्रैंड है वो है 3' to 5', ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड है आपका 5' to 3'। एक बात याद रखिएगा, जो नए स्ट्रैंड या नया स्ट्रैंड या जो है रेप्लिकेशन, वो हमेशा 3' to 5' के एंड की तरफ से होता है। किधर से होगा? 3 to 5। तो ये जो खुला है, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। अगर जो तुमने ये खोला, ये जो खोला यहाँ पर आ गया GAA, जैसे मान लो यहाँ G लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ A लिखा है, और फिर यहाँ T लिखा है, फिर यहाँ T लिखा है, और फिर यहाँ C लिखा है। तो ये वाले पे क्या लिखा होगा? तो कहेंगे सर ये वाले पे C लिखा होगा, और A की जगह T लिखा होगा, फिर T लिखा होगा, फिर A लिखा होगा, A लिखा होगा और G लिखा होगा। ऐसा ही कुछ लिखा होगा? इधर देखो सौम्या, परेशान ना हो लगे। तो जब तुमने ये वाला थ्रेड खोला, तो जब तुमने ये वाला थ्रेड खोला तो तुम ऐसा कुछ करोगे। जैसे ही तुमने ये थ्रेड यहाँ पे खोला तो यहाँ पर G लिखा होगा और यहाँ पर A लिखा होगा, और दूसरे साइड लिखा होगा C लिखा होगा, T लिखा होगा। अब तुमको क्या करना है, एक नया न्यूक्लियोटाइड लाना है, वो यहाँ लगाना है, और वो है C। और ये 3' है, ये 5' है, तो ये भी चलेगा। ये 3' को 5' को, तो ये 5' बनेगा, और C के सामने क्या आएगा? तो कहेंगे A के सामने आएगा T, और खोलोगी तो एक और A आएगा, और यहाँ पे एक और T आएगा। लेकिन अब इधर जब तुम आते हो इस तरफ, तो ये वाला जो एंड है ये हो गया 3' और ये वाला हो गया 5'। और अभी आपको पता चला कि नया जो सीक्वेंस है वो हमेशा किधर से किधर की तरफ चलता है? 3' से 5'। जब तुमने पहली बार थोड़ा सा खोला था तो इस तरफ आकर के लगा था। क्या लगा था? इधर से आकर के लगा, और ये लगा G। फिर तुमने थोड़ा और खोला। अच्छा, ये वाला तो कंटिन्यूअस लगता जा रहा है, दिख रहा है? लेकिन ये ठीक है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, और ये वाला लैग कर रहा है। जब थोड़ा थोड़ा खोलोगे, मतलब ये हमेशा फॉलो इसी रूट को करेगा, मतलब 3' से 5' की तरफ ही जाएगा। अच्छा, इधर 3' ऊपर है, उधर 5'। तो ये जब तुम थोड़ा सा खोले थे, यहाँ कुछ थर्ड कार्बन रहा होगा, यहाँ कुछ फिफ्थ कार्बन, तो ये इतने को फॉलो करेगा। फिर थोड़ा खोलोगे तो ये वाला एंड इसके लिए 3' हो जाएगा, ये वाला 5' हो जाएगा, फिर इतने को फॉलो करेगा। फिर तुम कुछ देर बाद खोलोगे तो ये 3' हो जाएगा, ये 5' हो जाएगा। तो ये सब हो गए आपके लैगिंग स्ट्रैंड। और जब ये टुकड़ों में बन रहा है, उसके बाद इसको चिपकाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है DNA लाइगेज। किसकी जरूरत पड़ेगी? जो इनको जोड़ेगा। लेकिन इधर वाला तो कंटिन्यूअस बनता जा रहा है, जैसे तुम खोलते जाओगे नया वाला आगे होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ T के सामने क्या आ गया? तो कहेंगे सर A, फिर और आगे जाएंगे, अगर T रहा होगा तो यहाँ आएगा A, और यहाँ ये वाला, इस वाले को किसी एंजाइम की जोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस वाले को पड़ती है। बात समझ में आ गई? अब देखो, कुछ देर के बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, देखना। ओरिजिनल यही था, ओरिजिनल यही था DNA। यही था ना? अब देखना कुछ देर के बाद ये वाले इसको देखना, इसको देखो G के आगे क्या आ रहा है? तो कहेंगे सर G के आगे A, C, T, T, A, A, G।
जरा देखना, येलो और व्हाइट एकदम इसी की तरह है कि नहीं है। और इधर देखना तो सी के सामने GAATTC, जरा देखना ये वाला बिल्कुल इसकी तरह है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। और ये कैसा मेथड है तो कहेंगे सर सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का क्यों मतलब है, जरा देखो पापा का जो पार्ट है, पेरेंट का एक पार्ट इस बच्चे के पास, एक पार्ट इस बच्चे के पास आया, और ये जो दो नए बने हैं ये बच्चों के टाइम पे बने, रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो आधा पेरेंट का इसके पास और आधा पेरेंट का उसके पास। ये वो बात हो गई कि दादाजी की इतनी बड़ी सी फोटो थी और ये थे दादाजी, दादाजी की आधी फोटो काट दी, इतनी फोटो एक पोते को दे दी और इतनी फोटो दूसरे पोते को दे दी, ठीक है। उसने क्या किया, फोटो कॉपी करा दी, दादा की आधी फोटो की फोटो कॉपी कराई और इधर लगवा दिया। कुछ देर के बाद दादाजी इज लाइक दिस, दोनों के दादाजी बन गए ना, थोड़ा चितकबरे दादा बने, दो रंग के। हाँ अरे अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर इसको दिखाने का क्या फायदा है, इसका रीजन समझो। जैसे जिस समय मैं यहाँ पर, जब मैं इसके लिए कोई प्रोटीन अमीनो एसिड ला रहा था, क्या ला रहा था, प्रोटीन या अमीनो एसिड या फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोरस। अब अगर मैं उसको चेंज कर देता, उसका नेचर चेंज कर देता, जैसे रेडियो एक्टिव वाला ला के लगा देता, कौन सा ला के लगा देता, तो या नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है तो हैवी नाइट्रोजन यूज़ कर लिया, N14 वाला नहीं N15 वाला यूज़ कर लिया, तो जब मैं उसको जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या किसी चीज़ से पास करूँगा तो वो मुझे दिखेगा। तो यही मेथड भी यूज़ हुआ था, हाथ से चेंज नहीं किया था इस मेथड का इस्तेमाल, इसको पता करने के लिए कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये पेरेंटल 50% और 50% नया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद ये वाले का अगर रेप्लिकेशन होगा, किसका होगा, ये वाले का रेप्लिकेशन होगा तो भी 50% पेरेंट बचा रहेगा। अब आगे दोनों का फिर से रेप्लिकेशन करा दो, हमेशा तुमको हर सीक्वेंस में, हर नई जनरेशन में 2 पेरेंट का जरूर मिलेगा। इसको तुम फिर से रेप्लिकेट करो तो जब पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस इवेंट वहां सीखोगे, तो तुमको फिर भी आगे की जनरेशन में फिर भी 2 जगह ऐसी होगी जहाँ येलो येलो वाला पार्ट होगा। तुम इमेजिन भी कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे सब में कर लेगी पक्का। तो ये तरीका होता है, ये टेक्निक यूज हुई, नोट कर लीजिए। तो एक बात समझ में आ गया कि हमेशा जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, 3' to 5', किस डायरेक्शन में होगा, 3' to 5'। अब जो PCR है वो एक स्टेप में होता है या जो है 3 स्टेप में होगा, कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में। आगे नोट करिए फिर सिखाते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप यूज होंगे, कौन कौन से, तो कहेंगे सर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब यही खोलना, डीनेचर करना। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, इनएक्टिव करना। उसके बाद क्या करना है, एनीलिंग, और उसके बाद क्या करना है, एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप में PCR कंप्लीट होता है, नोट करिए। चलिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं PCR की टेक्निक के 3 स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये DNA के स्ट्रैंड है इनको अलग करते हैं। इनको अलग करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और ये दोनों DNA के स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, और इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। तो हम टेम्परेचर रख देते हैं सबसे पहले 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन, मतलब किसी चीज़ को इनएक्टिव कर देना। इस टेम्परेचर पर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड नहीं टूटता, ना एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं टूटता, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बाकी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी इंटैक्ट रहता है और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड भी इंटैक्ट रहता है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं स्ट्रैंड, तो अब हम इसकी क्या कराते हैं, एनीलिंग। क्या कराते हैं, एनीलिंग। अब हम इसको क्या करते हैं, स्लोली कूल कराते हैं।
इतना जल्दी कूल नहीं कराते कि वापस से आ जाए अपनी पोजीशन पर, नहीं, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा कम करके 40 से 50 डिग्री के बीच में लेकर आते हैं। एवरेज टेम्परेचर होता है 54 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम क्या कराते हैं, एनीलिंग। क्या कराते हैं, तो आपको ये देखने को मिला कि ये पूरी तरीके से कूल नहीं किया, स्लो कूलिंग हुई है, और अभी भी इतना टेम्परेचर है कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस से ना जुड़ पाए। ठीक है, देखिए तो इस एरो के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ। चलिए अब आप देखिए कि ये वो जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे एनीलिंग, क्या पढ़ के आए थे, एनीलिंग। एनीलिंग के दौरान एनीलिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर के का मतलब क्या है कि पॉलीमराइजेशन शुरू होने से पहले जो नया स्ट्रैंड है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक जो है स्ट्रैंड ला करके लगाते हैं, जिसको हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि प्राइमर की तरह आकर के लगता है। और 50 से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम को थोड़ी डिफिकल्टी होने लगती है। लेकिन सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई एंजाइम काम करेगा? हाँ, कोई एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई एंजाइम, कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है, एंजाइम कैसे जिंदा रहेगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में एंजाइम कैसे एक्टिव रहेगा? 50, 60, 70 के आसपास बैक्टीरिया मर जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर पे कैसे हम ये जो है पीसीआर कराएंगे? तो इसके लिए एक तरीका अपनाया गया, और वो तो अच्छा टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो जो तुमने 2 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड अलग किए थे डीएनए के, वो वापस से जुड़ जाएंगे। तो टेम्परेचर कम भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं सकते। तो कैसे काम करोगे? ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करना बंद कर देगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो वो क्या करेंगे, वापस से जुड़ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया, एक बैक्टीरिया देखा गया, उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम था? थर्मस एक्वाटिकस। ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को देखा गया कि ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर के मीडियम में भी ये बैक्टीरिया जिंदा पाया गया। तो ये देखा कि कहा गया यार अगर इसका कुछ तो भगवान ने किसी काम के लिए तो भेजा ही होगा इसको, हम लोग नहीं पता कर पा रहे। तब से जो है एक इंसान ने इसके बारे में इसका एक इस्तेमाल पता किया। कहे क्या, कहे चलो ऐसा करते हैं, इसके अंदर से एक एंजाइम निकाल लेते हैं, और उस एंजाइम का नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो तो हर बैक्टीरिया हर ऑर्गेनिज्म में होगा। इसका वाला निकाल लेते हैं, इसका वाला निकाल करके और इस पीसीआर मीडियम में डाल दिया। इनको जो है ये एंजाइम डाल दिया, ये देखो अलग से एंजाइम डाला है। और ये एंजाइम अब 70 डिग्री टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ा, 72 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर भी हमारा ये एंजाइम बहुत ही अच्छे से काम किया और नया स्ट्रैंड बनाने में हमको मदद किया और नया डीएनए सीक्वेंस बनाने में मदद किया। क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, नए स्ट्रैंड को बनाएगा, नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, राइट? तो ये बैक्टीरिया से हमने थर्मस एक्वाटिकस से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल किया। इस एंजाइम को हम टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस से निकाल करके हमने ये एंजाइम लिया, तो इसका नाम हो गया टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस। तो यहाँ पर हमने देखा कि नए स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन हुआ, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। अब ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जितनी साइकिल में तुम पीसीआर कराते जाओगे उतनी बार डीएनए डबल होता जाएगा, और इसी को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नोट कर लीजिए। इस स्टेप का नाम नहीं लिख पाया, ये है, इस स्टेप को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। चलिए एक बात को समझिए, कोई इंपॉर्टेंट बात है। इसे अगर कोई एक सेल से 2 सेल बन गया तो इसको क्या कहेंगे, माइटोसिस। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, माइटोसिस। एक मतलब इनडायरेक्टली ये बात ये कहना चाह रही है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। हमने 29, एक क्वेश्चन था, एक केस था, हमने उसमें 29 साइकिल कराई माइटोसिस की। कितने साइकिल मैंने कराई, 29 साइकिल कराई माइटोसिस की। और हमको 29 साइकिल के बाद देखने को मिला कि हमको 0.5 बिलियन कॉपी मिले सेल के। कितने मिले, 0.5 बिलियन कॉपी हमको मिली, किसकी, किसी सेल की। तो अगर मैं उसकी 30th साइकिल कराऊंगा, क्या कराऊंगा, 30th बार, 29th बार तो हमने करा दी, 29 बार, और जब मैं उसकी 30th बार जो है माइटोसिस कराऊंगा तो मुझे कितनी कॉपी नंबर या कितनी सेल मिलेगी? एक बच्चे का आंसर है 25 बिलियन। दूसरा
बोलो, तुमको क्या लगता है? कुछ लगता है कि नहीं कि वहीं बैठी रहोगी शांति से? गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। कैसे 29 तक इतना बना, हमको पीछे कितने बना इससे मतलब नहीं है, अभी जो हमको मिला है उसके बाद जब हम कराएंगे तो 1 से 2 होता है तो 0.5 का दुगना कितना होगा? 1। कितना होगा? 2, 1। आंसर इज 1 बिलियन कॉपी। गुड। तो क्या इतना मुंह बना के बैठती हो? समझ लो बेटा, जो आपको आता है, जो आपने पेन पेपर से निकाला है उसको जरूर हमेशा बताने की कोशिश करिए, वरना मन में रखे रहोगे सेल्फ डाउट में ही कई बार आता हुआ चीज़ भी नहीं बता पाओगे। राइट? कह रहे वहाँ बताना थोड़े नहीं, डिसीजन लेना न, यहाँ नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे इसका मतलब वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्लिक करते समय भी तुमको डाउट रहेगा ना, करे ना करे, करे ना करे, नहीं, यहाँ से एक्सप्रेसिव बनिए, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म और नया चैप्टर शुरू।